नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में। गगनेन्द्र नाथ टैगोर कौन है? तो ये अवनीन्द्र नाथ टैगोर के बड़े भाई हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर। देखिए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जो टाइम पीरियड है वो है 1867 से 1938 ईस्वी। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में हम डिटेल से सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है जन्म एवं परिचय। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म 1867 को यानी 1867 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इनका जो जन्म है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1867 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और ये महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के परिवार से थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर इनके चाचा थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं इन्हीं के परिवार से ये संबंधित थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर इनके चाचा लगते थे। बचपन से ही उनका जो मन है या फिर उनकी जो रुचि है वो चित्रकला सहित विभिन्न कलाओं में थी तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि सभी एक ही फैमिली से हैं तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो व्यक्तित्व है उसका काफ़ी प्रभाव गगनेन्द्र नाथ ठाकुर पर पड़ता है। जब गगन मात्र 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, यानी काफ़ी छोटे थे, 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है। और पिता के निधन के बाद उनका जो पालन पोषण है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के संरक्षण में हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कि उनके चाचा थे वही उनका पालन पोषण करते हैं। उन्होंने प्रारंभ में घर पर जल रंग और पेंसिल चित्रांकन सीखा, यानी घर पर ही इन्होंने जल रंग और पेंसिल चित्रांकन सीख लिया था। 1902-3 में जापानी चित्रकारों के संपर्क से उन्होंने जापानी चित्रण शैली का भी अध्ययन किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जो ठाकुर परिवार है ये उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी फेमस था। बाहर के जो भी लोग आते थे, जो भी फेमस लोग आते थे वो ठाकुर फैमिली जरूर जाते थे। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हैं जो भी बाहर से लोग आते हैं, फेमस लोग आते हैं, वो अडानी अंबानी इन सब के घर जाते हैं, इनसे मिलते हैं। तो जो ठाकुर फैमिली है ये उस टाइम पर काफ़ी समृद्ध लोगों में गिने जाते थे और बाहर से जो भी अंग्रेज आते थे या जो भी फेमस पेंटर आते थे वो ठाकुर परिवार में जाते थे, वहाँ के लोगों से मिलते थे। तो जापानी चित्रकार भी ठाकुर फैमिली जाते हैं और वहाँ पर जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं ये जापानी चित्रण शैली सीखते हैं। अवनीन्द्र नाथ टैगोर के बारे में जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पर भी बताया गया था कि जापानी चित्रण शैली जो है उन्होंने भी सीखी थी। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। इसके अलावा इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है, इसकी जो स्थापना है 1907 में अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने की थी। लेकिन स्थापना में कई सारे लोगों ने सहयोग दिया था, जिसमें से गगनेन्द्र नाथ टैगोर भी हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, E.V. हैवल हैं और भी कई सारे लोग शामिल थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कला यात्रा। इस पॉइंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का कला से संबंधित जो भी कार्य है, यानी कला के क्षेत्र में जो भी इन्होंने योगदान दिया है, जो भी काम किया है, इनकी चित्रण शैली क्या थी, किस प्रकार के चित्र बनाना पसंद करते थे, सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो इन्होंने 38 वर्ष की आयु में चित्रांकन कार्य प्रारंभ किया था।
38 वर्ष की आयु में ये चित्रकला में या फिर कह सकते हैं चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। 1910 से 1915 के बीच उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक जिसका नाम है जीवन स्मृति का चित्रांकन किया तथा अनेक सुंदर दृश्य चित्र भी बनाए। अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ ही उन्हें भारत में मौलिक शैली के प्रारंभिक दृश्य चित्रकारों में गिना जाता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक शैली के प्रारंभिक दृश्य चित्रकारों में गिना जाता है किसको? अवनींद्रनाथ ठाकुर को और गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीर्थ स्थलों यानी कि जो मंदिर वगैरह होते हैं, तो तीर्थ स्थलों और रात्रि दृश्यों में कलाकार ने काली स्याही तथा गहरे रंगों का प्रयोग कर मंदिर की वास्तुकला यानी जो भवन निर्माण होता है, तो मंदिर की वास्तुकला और श्रद्धालुओं की भीड़ यानी जो भी लोग वहाँ पर पूजा करने जाते हैं श्रद्धालु, तो उनकी जो भीड़ है और धार्मिक वातावरण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इन चित्रों में मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाला प्रकाश, गर्भगृह क्या होता है? तो मंदिर में जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, यानी मंदिर में अलग अलग कक्ष होते हैं, लेकिन जिस कक्ष में भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे कहते हैं गर्भगृह। तो मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाला जो प्रकाश है वो आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर उभरता है। यानी इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें जो मंदिर दिखाए हैं, मंदिर का जो गर्भगृह है वो ऐसे लगता है कि किसी अलौकिक प्रकाश से चमक रहा हो। इस प्रकार की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, समय के साथ ही उन्होंने अंधकार में रात्रि में जो दिव्य प्रकाश से अलौकिक मंदिरों और रहस्यमय भवनों का चित्रण अपनी विशिष्ट शैली में किया है। यानी कि इन्होंने दिखाया है कि जो मंदिर हैं या फिर जो भवन हैं वो किसी रहस्यात्मक प्रकाश से चमक रहे हैं, किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं, और ये नहीं पता चल रहा है कि वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है। ठीक है। इन्होंने प्रभाववादी चित्रों में कांग्रेस को संबोधित करते कवि रविंद्र, जंगल की आग, रॉयल जैकरिंडा, बसंत, रांची में सूर्यास्त आदि प्रसिद्ध चित्र हैं। तो प्रभाववाद से संबंधित इनके कुछ चित्र हैं जिसमें आते हैं कांग्रेस को संबोधित करते कवि रविंद्र यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, और जंगल की आग, रॉयल जैकरिंडा, बसंत, रांची में सूर्यास्त। तो ये इनके कुछ चित्र हैं। फिर आगे समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इन्होंने अनेक नए और साहसपूर्ण कार्य भी किए हैं यानी प्रयोग किए हैं। तो कुछ इन्होंने अपनी चित्रकला में नए प्रयोग भी किए हैं। समझिएगा, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, पुरी की स्वर्णिम रेत और तीर्थाटन। इन चित्रों में इन्होंने क्या दिखाया है? तो इस प्रकार के अन्य भी बहुत सारे चित्र हैं जिसमें इन्होंने सुनहरे धरातल पर, यानी बैकग्राउंड कैसा है? सुनहरे रंग का है यानी गोल्डन कलर का है, तो गोल्डन कलर के बैकग्राउंड पर स्याही से चित्र अंकित किया है। और इस प्रकार के चित्रों में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि पुरी की स्वर्णिम रेत और तीर्थाटन। ये चित्र इसी प्रकार से बनाए गए हैं, बैकग्राउंड इनका सुनहरा है और स्याही से अंकित है। इन्होंने हिमालय के भी अनेक चित्र बनाए हैं, हिमालय से संबंधित भी इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। प्रकाश की प्रथम किरण इनमें से सर्वश्रेष्ठ चित्र है, यानी हिमालय से संबंधित जो चित्र इन्होंने बनाए हैं उसमें से एक चित्र है जिसका शीर्षक है प्रकाश की प्रथम किरण। इस चित्र में इन्होंने क्या दिखाया है? तो इसमें हिमालय के शिखर को हल्की गुलाबी तथा बैंगनी आभाओं से रंजित करती सूर्य की प्रथम रश्मियों यानी कि प्रथम किरणों का चित्रण किया है। तो हिमालय के जो शिखर हैं यानी जो चोटियां होती हैं उस पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो उस सुंदरता को इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से बखूबी प्रदर्शित किया है। अगला पॉइंट समझिएगा, इसके पश्चात उन्होंने जो चित्र बनाए हैं यानी कि इसके बाद के जो चित्र हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर के, उनमें प्रकाश का स्थान कम होने लगा और अंधेरी का भाग बढ़ने लगा। यानी पेंटिंग्स में इन्होंने अंधेरा अधिक दिखाया है, प्रकाश कम, और यह अंधेरा एक रहस्यमय छायाकृति के रूप में चित्रित किया जाने लगा। यानी देखने से ऐसा लगता था कि कोई छाया है।
और देखने में ये छाया नारी जैसी लगती थी, कहीं कहीं पर उसमें दाढ़ी भी बनाई गई थी और वह नासिका तथा मुख को नकाब से ढके हुए थी। तो इन्होंने देखिए कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें काफ़ी अंधेरा है और अंधेरे में इन्होंने छाया दिखाई है। वो छाया स्त्री जैसी भी लगती है, लेकिन किसी किसी में दाढ़ी बनी हुई है और चेहरे को नकाब से ढका हुआ है। फिर आगे समझिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा इनकी जो पेंटिंग्स हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर की, इनको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं और 5 भाग कौन कौन से हैं ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की जो चित्रकला है उसको 5 भागों में बांटा गया है, तो विस्तार से वर्णन कीजिए। तो समझिएगा यहाँ पर गगनेन्द्र नाथ की कला को विषयानुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनको विषय के अनुसार यहाँ पर बांटा गया है। तो पहला पॉइंट आता है परिलोक के समान वातावरण में रोमांटिक विषयों का चित्रण। तो इसमें जो परिलोक है यानी काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस वर्ग में अर्जुन व चित्रांगदा, द गार्डन ऑफ मिस्ट्री जैसे चित्र शामिल हैं। तो ये दोनों चित्र इसी वर्ग में आते हैं और इन चित्रों में गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने अपनी कल्पना की दुनिया यानी काल्पनिक चित्र हैं, जैसे परियां वगैरह, ये सब काल्पनिक चित्र ही हैं। और परियों जैसा सुंदर वातावरण, आकर्षक रंग यानी जो रंग लगे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। 1907 के बाद बनाए गए उनके जो चित्र हैं वो रोमांटिक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर की जीवन स्मृति पर आधारित जो चित्र श्रृंखला बनाई थी वो भी इसी श्रेणी में आती है। तो पहली श्रेणी में कौन से चित्र आते हैं? परिलोक वाले रोमांटिक चित्र, ये आप समझ गए। आगे देखिएगा अगला पॉइंट आता है, इसे समझिएगा। इसमें आते हैं काले तथा श्वेत रंगों में स्केच, यानी ये चित्र कैसे हैं? ब्लैक एंड वाइट हैं। और व्यक्ति चित्र, बाकी व्यक्ति चित्र भी आते हैं और व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र आप समझते हैं कार्टून। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरे भाग में 1916 से 1918 के दौरान गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाए गए काले सफ़ेद रेखा चित्र यानी ब्लैक एंड वाइट रेखा चित्र और छवि चित्र। छवि चित्र क्या होता है? तो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट आप समझते हैं, उसे कहते हैं छवि चित्र। बाकी व्यंग्य चित्र यानी कार्टून, ये चित्र शामिल हैं जो उनकी बदलती कलात्मक दृष्टि के परिचायक हैं। और उनके जो व्यंग्य चित्र हैं वो विकृतिपूर्ण नहीं हैं, बल्कि तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों और शिक्षा व्यवस्था तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। यानी उस टाइम पर समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी बुराइयाँ व्याप्त थीं, उन पर इन्होंने व्यंग्य चित्रों के माध्यम से कटाक्ष किया है। और शिक्षा व्यवस्था यानी जो भी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ थी, जैसे आज के टाइम पर आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? शिक्षा के लिए। और आपने देखा होगा वो अपने हाथ में बहुत सारे पेंटिंग्स लेकर आए हैं जिनमें चित्र बना हुआ है, कहीं नरेंद्र मोदी का है, कहीं धर्मेंद्र प्रधान का है, और वो कैसे हैं? कार्टून चित्र हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं व्यंग्य चित्र या फिर कार्टून्स, आप समझ गए होंगे। और राजनीतिक परिस्थितियाँ, ठीक है, जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है। आगे समझिएगा, जो इनके व्यंग्य चित्र हैं उनके अनेक व्यंग्य चित्र लिथोग्राफी माध्यम से हजारों प्रतियों में प्रकाशित हुए। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो व्यंग्य चित्र बनाए हैं, जो इन्होंने कार्टून्स बनाए हैं, उनका माध्यम क्या है? तो वो लिथोग्राफ में बने हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस काल में जो इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं उसमें आते हैं कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का चित्र और सर जेसी बोस के चित्र शामिल हैं। फिर विरूप ब्रज, अद्वैत लोक, नौ हुलोर उन चित्रों में से हैं जिनका जन सामान्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है, भारत में व्यंग्य चित्रण के आरंभिक कलाकारों में से वे एक थे। यानी भारत में व्यंग्य चित्रण का प्रारंभकर्ता कौन है? तो वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। इससे पहले आपको राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ाया गया, अवनींद्र नाथ टैगोर आपने पढ़े, और असित कुमार हलदार, कई सारे आर्टिस्ट आप पढ़ चुके हैं। क्या किसी में
आपको बताया गया है कि इन्होंने व्यंग्य चित्र बनाए हैं? नहीं। तो भारत में व्यंग्य चित्रों की शुरुआत किसने की थी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर। फिर अगला यहाँ पर आता है प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य आप समझते हैं। तो तीसरे भाग में गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के प्रकृति प्रेरित चित्र शामिल हैं, यानी प्रकृति से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए हैं, जो कि तीसरे भाग में आते हैं। उनके प्राकृतिक चित्रों में वातावरण, ऋतु और प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चित्र भी आते हैं। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, वर्षा में घर लौटते शिक्षक जैसे चित्र इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो ये हो गया। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, समझिएगा। रात्रि दृश्यों के चित्रण में उनकी कला विशेष रूप से प्रभावशाली है और आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंदमय उत्सव तथा मंदिरों और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ जैसे चित्रों में उन्होंने झिलमिलाते छाया प्रकाश का ऐसा अद्भुत वातावरण प्रस्तुत किया है जो उनकी मौलिक कला शैली को दर्शाती है। तो ये यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य चित्र हैं वो हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र, यानी इसमें कैसे चित्र हैं? अमूर्त चित्र हैं। तो चौथे भाग में गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के रहस्यमय प्रकाश युक्त अमूर्त एवं अर्ध अमूर्त चित्र शामिल हैं, जो भारतीय कला में नवीन और मौलिक माने जाते हैं। स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग तथा रात्रि में शहर उनकी इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, चौथा भाग, इसमें कौन से चित्र आते हैं? तो स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग और रात्रि में शहर, ये पेंटिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं वो इस पॉइंट के अंतर्गत आती हैं और इन चित्रों में भूरे और काले रंगों का प्रयोग रहस्यपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है घनवादी चित्र। अब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि भारत के अंदर घनवाद का प्रारंभ भी कौन करते हैं? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर से कई सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे कि व्यंग्य चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं और घनवादी चित्र भी सबसे पहले किसने बनाए थे? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। तो पांचवें भाग में गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी यानी क्यूबिस्टिक चित्र आते हैं, जिसमें ब्राक व पिकासो का उन्होंने सीधा प्रभाव ग्रहण किया है। ब्राक और पिकासो ये जो कलाकार हैं ये यूरोपीय चित्रकार हैं और ये घनवाद के लिए ही जाने जाते हैं। घनवाद के ये क्या हैं? प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है। इन चित्रों में चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हुई हैं। गतिशील आकृतियां हम समझते हैं कि चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि वो चल रही हों, उनमें गति हो, मूवमेंट हो, और अट्टहास उनके इस प्रयोगवादी कला का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी जो अट्टहास चित्र है वो घनवादी चित्रों के अंतर्गत ही आता है। 1921 में उन्होंने घनवादी शैली में प्रयोग आरंभ किए और 1922 में डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने उन्हें सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था और कला समीक्षक स्टेला क्रैमरिश ने उनके चित्रों की तुलना किससे की थी? घनवादी कलाकारों से की थी। घनवादी कलाकारों में यही आ जाते हैं पिकासो, ब्राक। अब थोड़ा सा यहाँ पर यह भी समझ लेते हैं कि घनवादी चित्र होते क्या हैं। तो घन आप समझते हैं क्यूब, तो इन्होंने चित्रों को ऐसे बनाया है जिसमें क्यूब का यूज़ किया है, सर्कल का यूज़ किया है, घनाभ का यूज़ किया है। इस तरीके से पूरी पेंटिंग्स बनाई हैं। अभी आपको पेंटिंग आगे दिखाई जाएंगी तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे समझते हैं इनकी प्रदर्शनियों को। तो 1914 में पेरिस में भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के 6 चित्र शामिल किए गए और इन चित्रों की पर्याप्त प्रशंसा हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1923 में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की कृतियों को घनवादी कहा गया तथा यूरोपीय घनवादी कलाकारों से उनकी तुलना की गई। उन्हें भारत का सबसे साहसी और आधुनिक चित्रकार माना गया है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन्हें भारत का सबसे साहसी और आधुनिक चित्रकार माना जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी चित्रण तकनीक और माध्यम, यानी इन्होंने किस तकनीक में काम किया, इनका माध्यम क्या था। तो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने वॉ शैली में चैतन्य चरितमाला का निर्माण किया। इस शैली में कुल 21 चित्र हैं, जिनमें चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर देह त्याग तक की घटनाओं का चित्रण है। तो इन्होंने वॉ शैली में भी काम किया है, और वॉ शैली में इन्होंने क्या बनाया है, तो चैतन्य महाप्रभु आप जानते होंगे ये एक संत हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर देह त्याग तक की जो भी घटनाएं हैं उनको इन्होंने चित्रित किया है। और इस प्रकार के कितने चित्र बनाए हैं, तो 21 चित्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, गगनेन्द्र नाथ ने सुनहरे धरातलों पर, यानी गोल्डन धरातल या फिर गोल्डन बैकग्राउंड पर रेशम पर काली स्याही से स्केच करके अनेक चित्र बनाए, जिनमें कहीं कहीं पर लाल तथा हरे रंगों के स्पर्श चित्रों को अपूर्व सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो इन्होंने सुनहरे धरातल पर, यानी बैकग्राउंड कैसा है, सुनहरा है, और रेशम पर भी इन्होंने काली स्याही से स्केच करके चित्र बनाए हैं। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में काली स्याही से चौड़े तूलिका घातों में पर्वतों तथा आकाश की ओर लपकते वृक्षों और उन पर उमड़ते मेघों का चित्रण किया है। संभवतः यह सब उनकी मन की बेचैनी अभिव्यक्त करती है, यानी ये अंतिम चरण के चित्र हैं। तो इंसान के मन में बहुत सारी बेचैनी होती है, दुख होता है, तो उनको इन चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और अंत में उन्हें पक्षाघात हो गया था और 1938 में उनका देहावसान हो गया। उनकी कलात्मक प्रतिभा को भारतीय कला जगत ही नहीं वरन विदेशों में भी सराहा गया। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर चित्र हैं, डिपार्चर ऑफ चैतन्य, यानी चैतन्य महाप्रभु का गृह त्याग, द कमिंग ऑफ प्रिंसेस, द फियरी प्रिंसेस, डेसोलेट हाउस, स्पिरिट ऑफ नाइट और स्वप्न जाल, द्वारिका के मंदिर, बंदिनी राजकुमारी, अट्टाहास, तुषार ध्वलित, मैजिशियन, ये चित्र इनका इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट है टेम्पल क्यूबिस्टिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीढ़ियों पर भेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैतन्य का गृह त्याग, भोंदोर बहादुर, सारे ये चित्र इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, अगर आप आगे चलकर टीजीटी, पीजीटी या फिर कला से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अभी से ये जो कलाकार आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, जो चित्र आपको बताए जाएं वो अभी से याद करते रहिए। फिर आगे देखिएगा, अगला चित्र है रात्रि में शहर और सात भाई चंपा। ये जो पेंटिंग है सात भाई चंपा, ये पेंटिंग मैंने यहाँ पर नीचे लगाई हुई है, ये है सात भाई चंपा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कुछ पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसका नाम है सीढ़ियों पर भेंट, यानी मीटिंग एट दी स्टेयर्स। यहाँ पर दो महिलाएं हैं जो कि सीढ़ियों पर खड़ी हुई हैं, तो इसे कहा गया है मीटिंग एट दी स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों पर भेंट। फिर अगली पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं यही घनवादी हैं। इसमें देखिए कहीं त्रिभुज बना हुआ है, कहीं आयत है, कहीं वर्ग है। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं इससे पहले आपने किसी भी आर्टिस्ट में नहीं पढ़ा होगा। तो यही घनवादी चित्र हैं और ये देख सकते हैं, इस पेंटिंग का नाम है रात्रि में शहर, ठीक है। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसका नाम है रात्रि में शहर। तो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पुटअप हो सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। ये क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।